अलीशा 24 वर्ष की एक महत्वाकांक्षी लड़की मुंबई में अपने अभिनय के सपनों को जी रही थी। उसका सांवला रंग धूप में कांस्य की तरह चमकता था और 5 फुट 6 इंच का उसका कद और तराशा हुआ फिगर उसे हर भीड़ में खास बनाता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आत्मविश्वास से भरी आवाज़ थी, जिसमें एक अनोखी खनक थी। आज सुबह जिम से लौटने के बाद अलीशा पसीने में भीगी हुई थी। उसने सिर्फ अपना ग्रे टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा था। किचन से आवाज आई, अलीशा, तेरा फूफा जी आ रहे हैं, रमेश, दुबई वाले। ये उसकी बड़ी बुआ शालिनी जी की आवाज थी। शालिनी जी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हाँ बुआ जी, याद है। 2 साल बाद। सब ठीक है ना? अलीशा ने पूछा। बुआ जी हंसी। हाँ, सब ठीक है। रमेश का बिजनेस बड़ा हो गया है, अब तू गोद में बैठने लायक नहीं रही। अलीशा ने होंठ दबाए, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा सूनापन महसूस किया। दोपहर में फूफा जी आए। काली गाड़ी, नीली शर्ट और वही आत्मविश्वास। अलीशा ने झुककर पैर छुए। नमस्ते फूफा जी। रमेश जी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उनकी नज़रें उसकी त्वचा की चमक और टाइट जिमवेयर पर टिकी थी। अरे अलीशा, ये तो इतनी फिट हो गई, लगता है मुंबई की हवा लग गई। जी, जिम से आई हूँ, अलीशा ने असहज होकर कहा। वो हंसे। हाँ, चमक रही है। कुछ चीज़ें पहले से ज्यादा गर्म हो जाती हैं, है ना? अलीशा ने उस बात को नज़रअंदाज किया, पर उसके मन में एक खतरे की घंटी बजने लगी थी। चाय के दौरान रमेश जी ने हर बात पर अलीशा को टोका। एक्टिंग कोर्स? अकेले रहती हो? इतने बड़े शहर में डर नहीं लगता? जब बुआ जी ने उसके कपड़ों का जिक्र किया तो रमेश जी ने कहा, छोटी हो गई है शायद। जब अंदर से इच्छाएं बड़ी होती हैं तो कपड़े कस जाते हैं। अलीशा चुप रही, लेकिन अब वो जानती थी कि ये सिर्फ विनोद नहीं था। शाम को रमेश जी ने बहाना बनाया कि उन्हें एयरपोर्ट पर किसी को देने के लिए नाजुक सामान चाहिए। तू चल अलीशा, बाहर वाले गोदाम से उठा लाते हैं। रास्ते में रमेश जी ने फिर शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की। तेरी आवाज में एक मोह है, इस पर ध्यान दो। लोग तुम्हारी इशारों पर नाचेंगे। गोदाम में कम रोशनी थी। रमेश जी ने एक भारी बॉक्स मेरे हाथ में थमाया। डर मत, मैं हूं ना। जब मैंने बॉक्स पकड़ा तो उनका हाथ मेरे हाथ पर रुका। उनका अंगूठा मेरी हथेली पर कोमलता से घूम रहा था। अलीशा ने झटका महसूस किया। नहीं डरी, उसने कहा, और बलपूर्वक हाथ छुड़ाया। रमेश जी मुस्कुराए। बस प्यार। तू मेरी भांजी है, पर अब बड़ी हो गई है, चीज़ों को संभालना सीख रही है। वापस आते समय रमेश जी ने कहा, कुछ चीज़ें पहले से ज्यादा गर्म हो जाती हैं। अलीशा ने जवाब दिया, और कुछ चीज़ें फूफा जी जलाने लायक हो जाती हैं। ये पहली बार था जब उसने विरोध का एक हल्का सा संकेत दिया था। रात के खाने पर रमेश जी की हरकतें जारी थीं। बुआ जी ने अचानक टोक दिया, रमेश, अलीशा को ठीक से खाने दो, तुम उसे परेशान कर रहे हो। रमेश जी ने शांत होकर कहा, अरे नहीं भाभी, बस अपनी भांजी से लाड़ कर रहा हूँ। वो अब बड़ी हो गई है, कुछ चीज़ें संभालना सीख रही है। इस बार बुआ जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत बात बदल दी। अलीशा ने ये बदलाव नोटिस किया। उनकी त्वरित चुप्पी सामान्य नहीं थी। रात को जब मैं लेटी थी तभी रमेश जी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हाँ, वो आइटम बहुत ताज़ा है। कल सुबह मैं उसे अपने साथ लेकर दिल्ली निकल जाऊंगा। मेरी भांजी है, पर अब बड़ी हो गई है, कोई नहीं रोकेगा। फिर दूसरी दबी हुई आवाज़ आई, लेकिन रमेश, ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी को पता चला कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो तो बॉस तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। हम पर नज़र रखी जा रही है। रमेश जी हंसे। डरो मत, अलीशा को पता भी नहीं चलेगा कि वो किसके लिए काम कर रही है। अलीशा का दिल धड़क रहा था। ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि मानव तस्करी या किसी बड़े संगठित रैकेट की योजना थी। वो जान गई थी कि वो मोहरा बनने वाली है। अगली सुबह जब रमेश जी मुझे फार्म हाउस ले जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने बुआ जी को अकेला पाकर उनका हाथ पकड़ा। बुआ जी, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। फूफा जी सिर्फ लाड़ नहीं कर रहे हैं। रात को मैंने किसी बॉस और काम की बात सुनी है। क्या आप जानती हैं? बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली और मेरी हथेली पर रख दी। जब तुम फार्म हाउस के अंदर जाओ तो वहां पुरानी किताबों की अलमारी देखना, ये चाबी उसमें लगेगी। तुम जो भी कुछ देखो तुरंत भाग जाना। रमेश ने मुझे कसम दी थी, पर मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकती। अब मुझे माफ करना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं भी फंसी हुई हूँ। ये सुनकर अलीशा को लगा जैसे उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो। हम फार्म हाउस पहुंचे।
रमेश जी मुझे बहलाने लगे। दुबई, स्टारडम, पैसा। जैसे ही रमेश जी पानी लेने बाहर गए, अलीशा ने तुरंत चाबी निकाली और किताबों की अलमारी खोली। अंदर एक लॉकर था। चाबी घुमाते ही लॉकर खुला। अंदर एक ब्लैक डायरी और एक एन्क्रिप्टेड पेनड्राइव थी। अलीशा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मुंबई से ए, यानी अलीशा को चुनना है जो एक्टिंग स्कूल जाती हो। उसे दुबई ले जाकर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो सुंदर है और उसकी बुआ ने उसे ट्रैक करने में मदद की है। अगले पन्ने पर अलीशा ने एक नाम देखा, बॉस, मिस्टर विशाल त्यागी, दुबई का बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन उसके नीचे एक हस्तलिपि में एक और नोट था। शालिनी यानी बुआ जी ने विशाल को पूरी जानकारी दी है। वो चाहती है कि रमेश को आगे करके वो खुद भारत में नेटवर्क चलाती रहे। अलीशा स्तब्ध रह गई। बुआ जी ने उसे बचाया नहीं था। उन्होंने उसे चाबी इसलिए दी कि वो रमेश को फंसाए और खुद को निर्दोष साबित कर सके, यानी वो खुद भी इस जाल का हिस्सा थीं। अलीशा ने तुरंत पेनड्राइव और डायरी अपने ट्रैक पैंट की जेब में छिपा ली। रमेश जी वापस आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बताओ, मेरे साथ चलोगी? मुझे घर चलना है, अलीशा ने सख्ती से कहा। रमेश जी का चेहरा कठोर हो गया। रुक, अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए लाया है वो भी नहीं बताया। मुझे पता है, अलीशा ने हिम्मत जुटाकर कहा। आप सिर्फ मोहरा है। वो भागी। पीछे से रमेश जी की आवाज आई, अलीशा रुक, मैंने तो सिर्फ शालिनी के कहने पर किया था, मुझे माफ कर दो, वो असली बॉस है। घर पहुंचकर अलीशा ने बुआ जी का सामना नहीं किया। वो सीधे मुंबई वापस आई। उसने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बुआ जी और फूफा जी के खिलाफ सबूत के तौर पर पेनड्राइव और डायरी दी। पेनड्राइव में बुआ जी और रमेश के बीच की सारी चैट्स थीं जो साबित करती थीं कि बुआ जी इस रैकेट की मास्टरमाइंड थीं और रमेश केवल उनका मोहरा। कुछ ही हफ्तों में बुआ जी और रमेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले रमेश ने दुबई में अपनी सज़ा कम करवाने के लिए एक अंतिम समझौता किया। उन्होंने अपना सारा शिपिंग बिजनेस और संपत्ति अलीशा के नाम कर दी। आज अलीशा मुंबई में न केवल एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री बल्कि दुबई के एक बड़े शिपिंग साम्राज्य की मालकिन है। उसका अभिनय कोर्स चल रहा है और उसकी कहानी अब उसकी आत्मविश्वास की नई नींव बन चुकी है। वो जानती है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर उन चेहरों के पीछे छिपे होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उसने उस विश्वासघात को अपनी ताकत में बदल दिया। अलीशा की कहानी खत्म नहीं हुई। ये उसके नए सवेरे की शुरुआत थी, जहां वो अब शिकार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की एकमात्र शासिका थी।